हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सर आप हमारा हालचाल पूछ रहे हो। हाँ, क्या हुआ। सर आपको नहीं पता इस टाइम पे हमारा हालचाल कैसा होना चाहिए। क्यों, क्या हुआ। सर आपको नहीं पता। क्या नहीं पता। सर आईसीआई ने ना मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए स्टडी मटेरियल में चेंज कर दिए हैं। हाँ, मेरे को पता है। सर एफआर के अंदर ना जहां पे पहले 4 मॉड्यूल होते थे, अब 5 मॉड्यूल हो गए। हाँ, मेरे को ये पता है। तो सर फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हम बड़ी टेंशन में इस चीज को लेके ना। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भाई के होते हो, आपको किस बात की टेंशन। मैं सीए पीएस बेनीवाल आप सबका इसे एक अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं। इसमें आप लोग कवर कराऊंगा आईसीआई ने एफआर के अंदर मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए स्टडी मटेरियल में जितने चेंज किए हैं सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। सर फिर अब हमें टेंशन नहीं है। चलिए, इसी बात पे आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। सर वीडियो को लाइक कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सर मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और वीडियो का लिंक ना सब दोस्तों के साथ सब ग्रुप में शेयर करेंगे। सर ये नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे। वहीं पे जहां पे सारे नोट्स मिलते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं सारे सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक सब दोस्तों शेयर कर देंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक तो जिन बच्चों का कल रिजल्ट आ रहा है, मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। अभी हमने क्या किया है टाइमिंग के लिए ना, जो मेरे फास्ट ट्रैक कोर्सेज है, रेगुलर कोर्सेज है, चाहे सीए फाइनल का, सीए इंटरमीडिएट का, उनकी फी ना बड़ी नॉमिनल कर दी है। और ये जो डिस्काउंट है लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर मैं सीए फाइनल एफआर की बात करूं ना, तो हमने टाइमिंग के लिए क्या किया है, एफआर का जो फास्ट ट्रैक कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, ये बिल्कुल एडमिन कोर्स पे कर दिया है। 4999 फी है। इसी फी के अंदर आपको लेक्चर भी मिलेंगे, आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी इवेल्युएशन होके, बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं सिलेबस भी 100% मैंने इसमें कवर करा रखा है। देखिए अब ना 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू और के सिनेरियो आते हैं। और एमसीक्यू और के सिनेरियो आप केवल तभी हैंडल कर पाएंगे जब आपको अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और साथ में आपने बड़े अच्छे लेवल पे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो मैंने अपने इस फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर क्या किया है, बड़े अच्छे लेवल पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे रखी, 100% कॉन्सेप्ट कवर करा रखे हैं। और बहुत अच्छे लेवल पे ये मान के चलिए कि अराउंड आपके 1200 के आसपास क्वेश्चन मैंने इसके अंदर सोल्व कराए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर सोल्व कराए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ना, ये स्टूडेंट का फीडबैक होता है, मेरी वर्डिंग नहीं है, कि सर जहां से हमने ना पहले रेगुलर कोर्स लिया था ना, उससे ज्यादा कवरेज आपके फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो ये मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स है ना, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने सेपरेट कर रखी। मैंने ऐसा नहीं कर रखा कि रेगुलर कोर्स में से कुछ कंटेंट आपका कट करके इसके अंदर मर्ज करके दे दिया। क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर जो आपका ये बैच है, क्या ये आपकी एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक की रिकॉर्डिंग है या आपने रेगुलर कोर्स में से कट करके वीडियो बना रखी। देखिए दोस्त, अगर मैं रेगुलर कोर्स में से ना वीडियो कट करके बनाऊंगा ना, तो उसमें पता क्या दिक्कत आएगी, वो चीजें मैच नहीं हो पाएंगी और कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, पूरा कोर्स आपका अलग से रिकॉर्ड किया है और इसमें 100% सिलेबस कवर कराया है। रेगुलर कोर्स की फी भी हमने टाइमिंग के लिए अभी कम की है। ये जो डिस्काउंट है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, आपके जूनियर के लिए। एडवांस अकाउंट का फास्ट ट्रैक कोर्स बिल्कुल नॉमिनल कोर्स पे कर दिया है और एडवांस अकाउंट का रेगुलर कोर्स है उसकी फी भी बिल्कुल नॉमिनल कर दी कुछ टाइम के लिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो डिस्काउंट है लिमिटेड टाइम के लिए है और इसके लिए आपको अलग से कोई डिस्काउंट कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल के चेंजेस की। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है। मैं आपको बता दूं सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन द सिलेबस। फिर क्या कोई कॉन्सेप्ट आपका डिलीट हुआ है या ऐड हुआ है, मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ ऐड किए हैं। उन प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक वो क्वेश्चन जो बिल्कुल न्यू ऐड किए हैं और एक वो क्वेश्चन जो आपके ऑलरेडी जो आरटीपी आ चुकी है, एमटीपी आ चुकी है, सजेस्टेड आंसर आ चुके हैं, उसमें से क्वेश्चन क्या किया इंस्टीट्यूट ने मर्ज किए हैं। मेनली जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन मर्ज किए हैं वो आपके आरटीपी और एमटीपी में से किए हैं, सजेस्टेड आंसर के ज्यादा क्वेश्चन मर्ज नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि लास्ट कुछ अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर अभी भी इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में नहीं डाले हैं। सर कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जो न्यू क्वेश्चन ऐड किए हैं इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नए कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको क्वेश्चन बना के दे दिए हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, कुछ जगह ना लैंग्वेज में हल्का फुल्का चेंज किया है, वो आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। एक इंडेस 117 का रेफरेंस दिया है जहां पे पहले इंडेस 104 लिखा हुआ था। तो सर फिर अगर हमने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी है तो क्या हमें दोबारा क्लासेस की नीड है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी कोई नीड नहीं है।
ये जो चेंज आए हैं इनकी वजह से आपको क्लास लेने की नीड नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर हमने जहां से क्लासें पहले ले रखी थी वहां पे प्रॉपर कवरेज नहीं थी या हमें कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, उसके लिए आप पता क्या करेंगे, एक बार ना क्वेश्चन खुद से सोल्व करके देखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन खुद से सोल्व हो रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट में इशू है, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो आप फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं, सिर्फ चेंज की वजह से आपने कोई भी बैच नहीं लेना है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ने चेंज किया ना उसमें एक ही क्वेश्चन नया ऐड किया है। हाँ जी सर, हमने तो सुना था 100+ क्वेश्चन ऐड किए। मैं आपको बता दूं 100+ क्वेश्चन बिल्कुल ऐड किए हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन ऐड किए ना उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सर आपके आरटीपी एमटीपी के हैं और एक या दो क्वेश्चन आपके डुप्लीकेट क्वेश्चन है। तो सिर्फ न्यू क्वेश्चन जो है वो एक ही ऐड किया है। तो आइए मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को कराता हूं, फिर आगे बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस को लेके। देखिए, अगर हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस की बात करें तो एवरी इंडियन कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, एवरी इंडियन कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी है, 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, या वो लिस्टेड कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंडेस अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक। हम नेटवर्थ कब के चेक करेंगे, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे स्टैंड लोन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे, ठीक। अगर एक कंपनी के ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती तो ऑटोमेटिकली उसकी होल्डिंग कंपनी के ऊपर, उसकी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर, उसके ज्वाइंट वेंचर के ऊपर और एसोसिएट के ऊपर क्या आएगा, इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ध्यान देना, ज्वाइंट अरेंजमेंट में ज्वाइंट ऑपरेशन हो सकता है, ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। अगर ज्वाइंट ऑपरेशन है तो इंडेस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, इस वजह से कि उसकी ग्रुप कंपनी में आपका इंडेस की एप्लीकेबिलिटी है। लेकिन अगर ज्वाइंट वेंचर है तो इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। आई मीन टू से, जैसे मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, इसके ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ गई, ठीक। तो ऑटोमेटिकली इसकी होल्डिंग कंपनी के ऊपर, इसकी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर, इसके ज्वाइंट वेंचर के ऊपर और इसके एसोसिएट के ऊपर क्या होगा, इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ज्वाइंट वेंचर कवर है, ज्वाइंट ऑपरेशन कवर नहीं है, ठीक। चले जी सर, अगर एक बार इंडेस की एप्लीकेबिलिटी कंपनी के ऊपर आ गई तो आपका फिर हमेशा इंडेस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। स्टैंड लोन और कंसोलिडेशन दोनों इंडेस के अकॉर्डिंग बनेगी। जब इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आएगी तो उस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस बनेगी, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस बनेगी और इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेस 101 के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन करना पड़ेगा, मतलब एएस की दुनिया से इंडेस की दुनिया में आना पड़ेगा, ठीक। तो थर्ड बैलेंस शीट बनेगी और उस डेट पे आपका अकाउंटिंग पॉलिसी भी एज पर इंडेस ड्राफ्ट होगी, ठीक। मतलब एज पर इंडेस आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा उन अकाउंटिंग पॉलिसी को, ठीक। अगर कंपनी लिस्टेड है आपका एसएमई एक्सचेंज के अंदर तो उसके ऊपर मैंडेटरली इंडेस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक। लेकिन अगर कोई कंपनी चाहे तो वॉलंटरली इंडेस के अप्लाई कर सकती है, और अगर एक बार इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ गई, चाहे मैंडेटरी या वॉलंटरली, फॉर एवर हमेशा क्या रहेगी, इंडेस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी, ठीक। चले हाँ जी सर, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। FVL वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2 अप्रैल X1। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एवरी इंडियन कंपनी कवर है। अगर सेक्शन 8 की कंपनी भी है, अगर उसने आइदर नेटवर्थ क्वालिफाई कर ली है या लिस्टेड है इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी, इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, इवन वो सेक्शन 8 की कंपनी भी क्यों ना हो, ठीक। इंडेस की एप्लीकेबिलिटी के बाद कोई भी पार्शियल एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन नहीं है। अगर किसी कंपनी के ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो उसके ऊपर सर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे, ठीक। was incorporated on 2 अप्रैल X1 अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 13। कंपनी एक्ट 13 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2 अप्रैल X1 को, टू कैरी ऑन द होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस इन वेजिटेबल। ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस करती है वेजिटेबल में, होलसेल का, ठीक। एज पर द ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च X7 approved in its annual general meeting held on 31st August X7, इट नेटवर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इनकॉर्पोरेशन एक्सीड 250 करोड़। तो नेक्स्ट ईयर से क्या आ जाएगा, इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी कंपनी के ऊपर, ठीक। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर से इंडेस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इमीडिएटली प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव के लिए सर क्या करना पड़ेगा, इंडेस अप्लाई करना पड़ेगा, और इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे आपका ट्रांजिशन डेट बन जाएगी, उस डेट पे एज पर इंडेस बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक। The financial statements since inception till financial year ended 31st March X6 were prepared in accordance with the company account standard rule 6। हालांकि अभी रूल 21 हो गए हैं, ठीक। It has been advised that here henceforth it should prepare its financial statement in accordance with the company Ind AS rule 15। The following additional information is provided by the company। कंपनी ने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। FVL has in the financial year X2 X3 entered into a 60-40 partnership with Logistic Limited and incorporated a partnership firm Vegetable Logistic Associate to carry on the logistic business of vegetable from farm to market। FVL ये कंपनी है, ठीक। इसने
X2 X3 में क्या किया, 60-40 की पार्टनरशिप की, किसके साथ, लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ, और एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, ठीक, VLA के नाम से, जो कि लॉजिस्टिक बिजनेस करेगी वेजिटेबल का, आपका फार्म से लेके मार्केट तक, ठीक। तो अब ये जो VLA है, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट हो गया जी सर। अब अगर ये ज्वाइंट अरेंजमेंट हो गया तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सर ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है। अगर ये ज्वाइंट वेंचर है तो इसके ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। सर हम ज्वाइंट ऑपरेशन कब मानेंगे और ज्वाइंट वेंचर कब मानेंगे? देखिए, अगर जो एंटिटी है, मतलब आपका FVL है, इसके पास राइट है नेट असेट ऑफ द अरेंजमेंट में, इसके पास राइट है नेट असेट ऑफ द अरेंजमेंट में, तो ये ज्वाइंट वेंचर बन जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली सर इसके पास राइट है आपका असेट ऑफ द ज्वाइंट अरेंजमेंट और ऑब्लिगेशन ऑफ द ज्वाइंट अरेंजमेंट, तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन बन जाएगा, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ज्वाइंट वेंचर है या आपका ज्वाइंट ऑपरेशन। अगर ये ज्वाइंट वेंचर आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर इसके ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि FVL के ऊपर क्या है, इंड एस की एप्लीकेबिलिटी है। FVL also has an associate company, Social Welfare Limited, that was incorporated in July X5 as a charitable organization। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एसोसिएट है तो उसके ऊपर क्या होगा, इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, ठीक। अगर एक कंपनी के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी होल्डिंग कंपनी के ऊपर, उसके सब्सिडरी कंपनी के ऊपर, उसके ज्वाइंट वेंचर के ऊपर, नोट आपका ज्वाइंट ऑपरेशन एंड एसोसिएट के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे एसोसिएट कंपनी, और एसोसिएट कंपनी सर चाहे सेक्शन 8 की कंपनी भी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी क्या होगा, इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन। As a charitable organization and registered under Section 8 of the Company Act 13, Social Welfare Limited has been associate company of FVL since its incorporation। तो सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस ऑन VLA। इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ज्वाइंट वेंचर अगर क्लासीफाई होता तो इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, अगर ज्वाइंट ऑपरेशन है तो इंड एस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। SWL क्या है, एसोसिएट है, तो इसके ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, ठीक। इंड एस की एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी, अब इसे क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। आइए अब चलते हैं पार्ट 2 पे। देखिए पार्ट 2 के अंदर ना जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके RTP में कवर है, MTP में कवर है और सजेस्टेड आंसर में कवर है। मैं आपको बता देता हूं, मेनली जो क्वेश्चन है ये आपके RTP MTP के क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन नया है लेकिन उसमें सिर्फ अमाउंट वगैरह चेंज है, बिल्कुल डुप्लीकेट क्वेश्चन है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इंडेक्स बना दिया है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ AS इंडेक्स में और कोई क्वेश्चन ऐड नहीं है। इसके बाद आपका इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आइए आप, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जैसे ये क्वेश्चन है आपका RTP मई 22 का, आपका ये क्वेश्चन है RTP नवंबर 22 का, 100+ आपके क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, आपका TYK और आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, तो उनको मैंने हटा दिया क्योंकि डुप्लीकेट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन ऐसा कि जो इलस्ट्रेशन में भी और बाद में फिर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको मैंने हटा दिया है, मतलब जो डुप्लीकेट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ से हटा दिए। जैसे आपका इंडेस 23 है, इसके बाद ये आपका RTP नवंबर 22 का क्वेश्चन है, ये आपका RTP मई 21 का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन ये आपके वो हैं जो आपने पहले ऑलरेडी किसी न किसी पब्लिकेशन के अंदर कवर कर रखे हैं। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपने स्टडी मेटेरियल में जो चेंज है उसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और उसकी वजह से कोई क्लास नहीं लेनी है, क्योंकि स्टडी मेटेरियल में जितने भी चेंज है सारे मैंने आपको इसी वीडियो में कवर करा दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, कमिंग एग्जाम जो भी आपका उसको आप अच्छे से फोड़ के आएंगे।